कुछ लोग का ये मानना है कि किरण चौधरी भीतरघात कर सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से राव दानसिंह की मदद करेंगे। जाट वोट है वो किसको पड़ेगा? क्या वो चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ जाएगा या वो राव दान सिंह को मिलेगा? अधिकतर राव दानसिंह जी की प्रति फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए और हाथ में लेकर इस प्रकार बोले, ध्यान रखना आज आएगा तो मोदी ही के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। कांग्रेस की लोकसभा सूची के बाद सबसे पहला चैलेंज आया है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जैसे ही सूची अनाउंस होती है उसके बाद किरण चौधरी, जो कि पहले सीएलपी लीडर रही हैं तो शाम से विधायक हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, चौधरी बंसीलाल की पोती, भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट की दौड़ में थी। उनकी टिकट कटने के बाद कल सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा वो रहा भिवानी के अंदर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पहुंची और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक पंचायत की। पंचायत में हालांकि किरण चौधरी ने कहा है कार्रवाई करेंगे और जिस तरह से राव दानसिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था उससे नहीं करना कि जैसा राव दान सिंह ने हमें समर्थन दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसी प्रकार उसी तरीके से हम उनकी मदद करेंगे। बल्कि एक तरह से उन्होंने तंज भी कसा कि हम उससे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करेंगे। सुनने में बात सीधी स्पष्ट लग रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो इसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि किरण चौधरी भीतरघात कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका ये मानना है कि किरण चौधरी अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी तरह का भी पार्टी लाइन से हट करके कोई निर्णय ले सकें। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं जोगेंद्र कथूरिया जी। हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का जातीय समीकरण क्या है, वह कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे और जो 3 मुख्य वहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी धर्मवीर सिंह, कांग्रेस के राव दान सिंह और जननायक जनता पार्टी के राव बहादुर सिंह, हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कथूरिया साहब। कथूरिया साहब, आपका स्वागत है। कल का जो घटनाक्रम है, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी पंचायत करती हैं, माइक लेती हैं और कहती हैं राव दान सिंह का हम उसी प्रकार समर्थन करेंगे जैसा उन्होंने हमारे यानी कि श्रुति चौधरी के चुनाव में हमारी मदद की थी। कैसे देखते हैं? देखो, बहुत पुरानी बात है। मैं एक किस्से से आपको याद दिलवाता हूँ कि राजनीति किस तरीके से होती है। भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ देवीलाल जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव रोहतक सीट से लड़ रहे थे। भजन लाल जी ने पूरे अपने भाषण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांगे, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर एक मुख्यमंत्री एक अपने सांसद उम्मीदवार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अंत में अपना चश्मा उतार लिया और हाथ में लेकर इस प्रकार बोले, ध्यान रखना, क्योंकि चश्मे का निशान इंडियन नेशनल INLD का ताऊ देवीलाल जी का था। तो देखो, ये एक राजनीतिक भाषा होती है, मैसेजिंग कहते हैं इसको, मैसेजिंग कहते हैं। कल जो किरण चौधरी जी ने बोला है वो पार्टी लाइन से हटकर दिखेंगी नहीं कि मैं पार्टी लाइन से हटकर राव दान सिंह के खिलाफ जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से राव दान सिंह की मदद करेंगे। कथूरिया साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल और उठता है कि किरण चौधरी क्या आज के दिन इस पोजीशन में हैं कि वो कांग्रेस की जो पार्टी लाइन है अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेंगी या भीतरघात करेंगी? क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़रूर पार्टी हाईकमांड के नॉलेज में आएंगी और उसके बाद हरियाणा में
विधानसभा चुनाव भी होना है। तो अगर वो ऐसा करती हैं तो इनको खामियाजाना आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ से अवगत करवा देता हूँ और हमारे दर्शकों को भी अवगत करवा देता हूँ। कांग्रेस 2014 और 2019 की कांग्रेस नहीं रही। यदि कांग्रेस 2014 या 2019 की कांग्रेस होती तो आज श्रुति चौधरी चुनाव मैदान में होती, बृजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में बिल्कुल होते। हिसार से लोकसभा चुनाव में होते। कांग्रेस सर्वे आधारित टिकट वितरण वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटें जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने थे, सभी पर सर्वे करवाकर अपने बेस्ट से बेस्ट उम्मीदवार उतारने का काम किया है। 8 उम्मीदवार आ चुके हैं और 9वां उम्मीदवार भी जल्द घोषित हो जाएगा। मुझे लगता है कि 9वां उम्मीदवार भी जल्द ही जी अप्रत्याशित नाम योगेंद्र यादव जी नाम उनका नाम काफ़ी घूम रहा है, हमारे लाइन से ही हैं। काफ़ी, जब मैं बिल्कुल छोटा होता था तब से मैं उनके सर्वे देखता हूँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट सर्वे करते हैं। तो हम भिवानी महेंद्रगढ़ पे ही आते हैं। जो तो शाम पर नज़र रहेगी कांग्रेस पार्टी, उन्हें तो शाम देखा जाएगा कि तो शाम में परिणाम क्या रहता है। यदि तो शाम में कांग्रेस की जो आशा के विपरीत परिणाम रहा तो भविष्य में इसका खामियाजा श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को। अगर आप धर्मवीर सिंह का चुनाव देखें तो उनको सबसे बड़ी जीत जो है भिवानी के बाद तो शाम से मिलती है, और अगर वो इस बार भी चुनाव में तो शाम असेंबली सेगमेंट से ज़्यादा वोट लेते हैं जैसे उन्होंने पहले लिया, तो आने वाले समय में उनका जो क्लेम बनेगा, क्योंकि आज के दिन धर्मवीर सिंह अपने बेटे के लिए 2 जगह से टिकट मांग रहे हैं, एक दादरी से, लेकिन दादरी से इसलिए संभव नहीं होगा बीजेपी के लिए। उन्होंने हाल ही में सतपाल सांगवान को ज्वाइन करवाया है और एक कमिटमेंट किया है कि ये टिकट आपकी पक्की है। तो उसके बाद तो शाम ही एक ऐसा असेंबली सेगमेंट बच जाता है जिसमें धर्मवीर सिंह बहुत ज़्यादा वोट लेते हैं अपने राइवल कैंडिडेट के मुकाबले, और उसके अंदर अगर किरण चौधरी इनकी मदद करती हैं अंदर खाने ही सही, तो जो उनकी ट्रेडिशनल सीट है जिसको कभी चौधरी बंसीलाल रिप्रेजेंट करते आए हैं, उसके बाद किरण चौधरी लगातार कितने बार वहाँ से विधायक बनती आई हैं, तो एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ये पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी पड़ जाए किरण चौधरी के। देखो, किरण चौधरी जी का पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, पहले मैं आपको ना एक तो शाम के बारे में बात बता देता हूँ। जो मेरे पास डाटा है उसमें तो शाम में जो जाट कम्युनिटी के वोट्स केवल 32.5% हैं, 10.5% ब्राह्मण और 10.9% राजपूत मतदाता है। मतलब लगभग 67% यहाँ नॉन जाट कम्युनिटी के वोट हैं। और आजकल जो नॉन जाट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा का कोर वोट बैंक बना हुआ है। तो शाम से तो आज भी जो परिणाम होगा वो भाजपा के पक्ष में ही होगा, पर जो पिछली बार का मार्जिन है वो मार्जिन मेंटेन रहता है, घटता है या बढ़ता है, उस चीज़ को देखा जाएगा कि अपने समर्थकों का रुख किस ओर मोड़ती हैं किरण चौधरी। ये पूरे चुनाव में कहीं भी अपने मुंह से इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी कि आप राव दान सिंह की मदद ना कीजिए। ये सब अंदर की बातें होती हैं, अपने समर्थकों को बोलना होता है, वो समर्थक उस चुनाव का रुख तय करते हैं। लेकिन कथुरे साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए अगर वोट मांगती हैं तो उनके समर्थकों के लिए बड़ा आसान हो जाता है किरण चौधरी की बात मानना, लेकिन किसी के लिए वोट ना डालना, मुझे लगता है कि ऐसे केस में जो समर्थक है, जो भी आइडियोलॉजी का कांग्रेस की आइडियोलॉजी का है या जो किरण का समर्थक है, वो उस समय अपने आप को फ्री समझता है और वो अपने हिसाब से ही वोट करेगा। क्योंकि आज के दिन एक सच्चाई और भी है, 2 तरह का वोट बैंक हो गया है, एक मोदी को डालने वाला चाहे वो जाट है या नॉन जाट है, और एक एंटी मोदी
चाहे वो किसी भी कास्ट का है, वो महंगाई से परेशान हो सकता है। वो पिछले 10 सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा इशू है, उसी तरह से अग्निवीर स्कीम कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा इशू है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो उससे परेशान है। वो एंटी मोदी वोट तो वो डलेगा ही डलेगा, और उसमें कास्ट का बैरियर भी उसमें दूर हो जाता है। देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मैदान पर, अब दिखनी प्रतीत हो गई है। जब तक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था तब तक इस प्रकार के आचार से मतलब इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी प्रतीत नहीं हो रही थी ग्राउंड पे, और जो मीडिया ने इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया था कि आएगा तो मोदी ही, परंतु आज आएगा तो मोदी ही के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया है। जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, और 400 पार का नारा तो अब सुनाई देना ही बंद हो गया है। कहीं ना कहीं जो 2 फेज़ की जो पोलिंग हुई है उसके बाद तो मुझे लगता है कि फायर बैक करने लगा है। लोगों को 400 पार का नारा 15 लाख के जुमले जैसा लगने नहीं, वो डराने वाला है। बल्कि मैं एक स्टेप और जाके कहूँ तो कुछ लोगों को लगा अगर 400 पार आएंगे कैसे, अगर 10 साल आप सत्ता में रहते हो और एक लिस्ट है, लोग वो मानते हैं कि भाई ये चीज़ें मोदी ने सॉल्व नहीं की और बल्कि ये तो बद से बदतर हो गई है, तो 400 पार फिर भी आएगा, तो फिर हमारा रोल क्या रहा। तो कहीं ना कहीं ये फायर बैक भी कर रहा है। तो बिल्कुल, अब हम भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर ही लौटते हैं। देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ में सीधा सा एक ही समीकरण रहेगा। यदि अहीर यादव वोटों को, जो कि 17.7 हरियाणा में सबसे ज़्यादा यादव वोट बैंक भिवानी महेंद्रगढ़ पर ही है, यदि उस वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाते हैं राव दान सिंह जी, तो वो चुनाव मुकाबले में बने रहेंगे और जीत भी सकते। एक बहुत बड़ा सवाल ये, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो जाट वोट है वो किसको पड़ेगा? क्या वो चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ जाएगा या वो राव दान सिंह को मिलेगा? लगभग 25% जाट मतदाता हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। सेंटिमेंट जो क्षेत्रीय भी कई बार मुद्दे हो जाते हैं, ये हमारी साइड में हैं। वैसे तो राव दान सिंह जी भी भिवानी से हैं, बिल्कुल ज़्यादा दूरी पर नहीं है इनके गांव। यदि अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी वहाँ से यादव वोट बैंक अपनी ओर करने में कामयाब हो जाते हैं राव दान सिंह, और भिवानी में अक्षेत्रवाद का नारा नहीं लग पाएगा क्योंकि इनका गांव भी भिवानी विधानसभा में ही आता है राव दान सिंह जी का, तो मुकाबला अच्छा बनेगा। जो जाट मतदाताओं का आपने प्रश्न किया, जो व्यक्तिगत और निजी मतदाता होते हैं वो तो धर्मवीर सिंह जी के फेवर में ही वोट करेंगे। जो कॉमन मतदाता है, जो मुझे अधिकतर राव दान सिंह जी की प्रति फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम जाट कम्युनिटी है वो आज अपना नेता हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मान उसके अलावा जो मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और जो कुछ डिसीजन उन्होंने लिए, खास करके किसान वर्ग पे लाठियां बरसाई, किसान आंदोलन में जिस तरह की स्टेटमेंट दी गई, जिस तरह से जननायक जनता पार्टी जो सहयोगी पार्टी, उन्होंने बीमारी कहा किसान आंदोलन को, जो इस तरह जाट आरक्षण हुआ, तो मुझे लगता है कि जो जाट कम्युनिटी का एक ओवरऑल सेंटीमेंट पूरे हरियाणा में वो एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है। देखो, एंटी बीजेपी एंटी मोदी से ये बात बिल्कुल क्लियर है, हरियाणा में जाट कम्युनिटी का लगभग 80% वोट मोदी के एंटी जा रहा है। 20% बट रहा है, जो भी अन्य दल होंगे या भाजपा को भी कुछ हिस्सा जरूर जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी है, लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं अपने धर्मवीर सिंह, 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है, तो कोई काम नहीं करवा पाए हैं। क्योंकि कितने ही गांव में, कल दादरी में गिकाड़ा गांव में थे, तो
जो गाँव वालों ने उनको वहाँ से उनको बीच में छोड़ के सब कुछ जाना पड़ा। लोगों ने कहा कि 5 साल में आप हमारे गांव में आपने करवाया क्या है, आप आए क्यों नहीं किसी सुख दुख में। तो मुझे लगता है कि जो रूरल सेगमेंट है वो एक्सपेक्ट करता है कि जिसको हमने वोट दी है कम से कम सुख दुख में हमारे भाग ले, कोई गांव में विकास करवाए, कोई शिक्षा का, कोई हेल्थ का, कुछ तो करे ना। देखो, बीजेपी की और विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी रही है, किसी भी नेता को उस क्षेत्र में स्थापित मत होने दो। नाम केवल ब्रांड मोदी रहे और चेहरा तो किसी भी समय बदल लो। अभी जिसे कोयला चोर कहते थे उसे ही पार्टी में शामिल करके टिकट दिया नवीन जिंदल को। तो एंटी इनकम्बेंसी उस स्थानीय नेता की होती है, पर यहाँ उस नेता की एंटी इनकम्बेंसी को साथ लेकर चल रही है भाजपा। यहाँ दो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही हैं। स्थानीय नेता धर्मवीर सिंह की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की नीतियों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, जिसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ सकता है। काफ़ी नज़दीकी मुकाबला हो गया है। जो हार जीत का अंतर है वो केवल 5% तक सिमट गया है। एक बड़ा सवाल ये है, राव बहादुर सिंह भी, वो भी अहिरवाल से संबंध रखते हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चुनाव भी लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी वोटें काटेंगे, जो कि राव दान सिंह की कटेंगी या वो धर्मवीर सिंह की कटेंगी? देखो, उनको आप कैंडिडेट ना ही मानिए तो ही ठीक रहेगा। लोग केवल 2 ही, या तो मोदी को जितवाना चाहेंगे या मोदी को हरवाना चाहेंगे। जो मोदी को जितवाना चाहेंगे वो धर्मवीर सिंह को वोट देंगे, और जो एंटी मोदी वो राव दान सिंह जी को वोट मिलेगा। और जेजेपी के नाम से तो लोगों को और ज़्यादा एलर्जी हो गई है। यहाँ मुझे जो आज से 2 महीने पहले के हालात थे, जेजेपी 4 से 5% वोट भिवानी महेंद्रगढ़ में ले, क्योंकि यहाँ पर अजय सिंह चौटाला सांसद भी रहे हैं और कई बार चुनाव लड़ा है देवीलाल परिवार ने। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है उनकी बहुत पुरानी सीट रही है। तो मुझे लगता है कि उनका जो केवल वर्कर बेस्ड वोट बैंक, शायद वर्कर का जो परिवार होता है वो भी उसके साथ ना जाए। और इस तरह से मुझे लगता है अधिकतर 2% वोट, पूरे हरियाणा का एक सेंटीमेंट बन चुका है, 90% वोट भाजपा और कांग्रेस में बटेगा। 10% में सभी पार्टियां सिमट जाएंगी। 10% में INLD भी है, BSP भी है, जेजेपी भी है, और भी अन्य कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि जेजेपी 2 से 2.5% तक ही जी। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जातिगत आंकड़े की बात करें, अगर वो आंकड़ा आप हमें बता सकें। देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ में सबसे पहले 46% जनरल जाति के मतदाता हैं, 36% OBC जाति के मतदाता हैं और 18% यहाँ पर SC अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। और जनरल जाति के जो मतदाता हैं उनमें सर्वाधिक जाट मतदाता हैं, लगभग 25%। उसके बाद ब्राह्मण मतदाता हैं लगभग 9.5%। उसके बाद पंजाबी मतदाता हैं 2.1%, राजपूत मतदाता हैं 6.2% और बनिया मतदाता हैं 3.2%। इसके बाद हम बात करें OBC में, सर्वाधिक मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर यादव अहीर मतदाता 17.7%, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसी सीट पर हैं तो वो भिवानी महेंद्रगढ़ में हैं। उसके बाद कुम्हार जाति के मतदाता 3.8%। यदि हम खाती जांगड़ा समाज की बात करें तो 3.6%। यदि हम गुर्जर समाज की बात करें तो लगभग 3%। और सैनी समाज की बात करें तो 2.7%। यदि हम SC कैटेगरी की बात करें, ये मैं पहले कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लगभग हरियाणा में किसी भी सीट पर 10% से कम रविदासिया समाज के वोट नहीं हैं। तो 10% यहाँ पर रविदासिया समाज के वोट हैं, 4.9 धानक समाज के, 1.5 यहाँ वाल्मीकि समाज के, 0.45 यहाँ खटीक समाज के और 0.15 यहाँ सासी समाज के मतदाता हैं। ये यहाँ का भिवानी महेंद्रगढ़ का जातीय समीकरण है। इनमें से जाट, रविदासिया और अहीर का आधा
ये कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव किए हुए है। आज का जो पंजाबी और ओबीसी मतदाताओं में सबसे ज़्यादा 80 से 85% सैनी मतदाता और लगभग 60% के करीब गुर्जर, खाती और कुम्हार मतदाता ये भाजपा की तरफ रुझान किए हुए हैं। और जो जनरल जाति में एक समय ऐसा था कि लगभग 90% राजपूत मतदाता भाजपा की ओर जा रहे थे। पिछले 2 महीनों से ट्रेंड परिवर्तित हुआ है। आज शायद 50-50 भी हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, नहीं तो 60-40 का समीकरण आज की डेट में प्रतीत हो रहा है। और किरण फैक्टर कितना आपको पता है? अगर किरण पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं राव दान सिंह को तो कितना, क्या वो एज पर रहेंगे? तो राव दान सिंह की यदि पूरे दिल से मदद करती हैं किरण चौधरी जी तो राव दान सिंह जी एज पर होंगे। यदि मदद नहीं करेंगी, भीतर घात ना करें तो भी मुकाबले में बने रहेंगे राव दान सिंह। यदि भीतर घात हुआ तो राव दान सिंह पिछड़ सकते हैं। पिछली बार भी किरण चौधरी तोशाम सीट सेटिंग से जीती थी। वो इस बार भी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट अपनी लड़की श्रुति चौधरी के लिए इसलिए चाह रही थी कि सेटिंग हो जाए, भविष्य में भाजपा उनकी मदद करे तो शाम सीट पर। जी, ये तो उनका मनचाहा पर ये सोशल इंजीनियरिंग या अंदर खाते जो बात चलती है, ये तो आरोप लगते रहते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। क्योंकि वोटर जो है वो लगता बड़ा सिंपल सादा है, लेकिन उसे हर बात का पता होता है कि जो स्टेट लेवल पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और उनके गांव लेवल पर किस तरह की पॉलिटिक्स है, विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे। हमारा इंडिया का जो वोटर है बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि वो निर्णय जो है वो सही लेगा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस बार किरण चौधरी के लिए किसी भी तरह का भीतरघात करना उनकी खुद की सेहत के लिए, राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वोटर समझदार हैं। क्योंकि जो मोदी और एंटी मोदी जो वोट बैंक बढ़ चुका है, उन्होंने अपना मन बना रखा है मुझे मोदी के खिलाफ वोट देनी है या मोदी के पक्ष में वोट देनी है। तो हो सकता है कि अगर नेता भीतरघात करना चाहे तो वोटर हो, ज़रूरी नहीं कि उनकी बात माने। हो सकता है कि वो इस बार राव दान सिंह की मदद करे और अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो किरण चौधरी के पास वापस लौट के आ जाए, उनकी बात ना माने। देखो, इंडिया में 2 कहावतें, इधर कुआं इधर खाई। जी, किरण चौधरी जी के लिए तो सेम यही। एक बात ये भी हो जाती है कि सांप के मुंह में चुकंदर उगले तो भी मरे, निगले तो भी मरे। जी, कल जब ये किरण चौधरी और इस श्रुति चौधरी को कर रही थी तो किसी एक वहाँ के मेरी लोकल व्यक्ति से बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई जो कल तक दूसरों की टिकटें कटवाते थे आज उनकी टिकट कट गई। तो अलग अलग तरह के ह्यूमर जो है, हरियाणवी ह्यूमर, लोगों का अपना कहने की जो शैली है वो भी अपने अलग ही है हरियाणा के। कई प्रदेशों की टिकट बांटने वाले टिकट नहीं ले पाए वीरेंद्र सिंह जी। जी, वीरेंद्र सिंह के साथ कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ट्रेजेडी होगी भजनलाल परिवार के साथ, ट्रेजेडी होगी बंसीलाल परिवार के साथ, ट्रेजेडी होगी वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ, ट्रेजेडी हो गई। वीरेंद्र सिंह परिवार, वीरेंद्र सिंह जी को तो ट्रेजेडी किंग पहले से ही कहा जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, किरण चौधरी वाला फैक्टर क्या कहा हमने उस बारे में पूरी तरह डिस्कस किया। इसी तरह से अगली बार हम किसी और लोकसभा की बात करेंगे कि वहाँ के लोकल फैक्टर क्या हैं, जातीय समीकरण क्या हैं और कौन एज पर है, कौन पिछड़ रहा है। अभी के लिए कथुरिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।